हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ग्रेजुएट लेवल का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 5 जून 2025 से 12 जून 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 13 जून 2025 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 घंटे में 14 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 9 घंटे में 171 किलोमीटर की यात्रा करती है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है? ठीक है, देखिए धारा के प्रतिकूल 14 घंटे में 14 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा? 14 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में धारा के अनुकूल 9 घंटे में 171 किलोमीटर जा रहा, तो सीधा सीधा 9 से 171 को डिवाइड कर देंगे तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है स्थिर जल में नाव की चाल यानी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 + 19 20 हो जाएगा। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगर धारा की चाल पूछता यानी वाई, तो क्या करते? दोनों का डिफरेंस लेते यानी 19 में से 1 घटाते 18, उसको 2 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 81 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्रमशः ये दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो औसत चाल दिया है इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुल दूरी बटा कुल समय। अगर औसत चाल ऑलरेडी आपके पास है तो आप कुल समय निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? कुल दूरी को औसत चाल से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो कुल समय निकल जाएगा और इधर से पर्टिकुलर सब का समय निकाल देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे तो इधर से कुल समय आपको मिलेगा। दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए 63 के चाल से 819 किलोमीटर जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है? 63 का 63, 18, 189 हुआ 13, देखिए 13 घंटे का टाइम यहाँ पर लग रहा है। दूसरा में एक्स के चाल से 1476 जाएगा, तो ये 1476 को आप एक्स से डिवाइड कर दीजिए, एक्स का वैल्यू ही आपको निकालना है। प्लस तीसरा कंडीशन 81 की चाल से 1053, तो ये कितना हो जाएगा? 10 बार में 810, उधर बच गया 243, 3 बार में जाएगा तो ये 13 घंटे का टाइम यहाँ भी हो गया। ठीक है, ये हो गया टोटल समय। और इधर से टोटल समय आपको निकालना है एवरेज चाल से, तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस को ये एवरेज चाल से डिवाइड करना होगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ से जोड़ लीजिए, कितना होगा? 8, 14, 22, 10, 3200 हो गया। उसके बाद 10, 17, 80, 5, 50, 130, तो 3200 प्लस 130 3330 हो गया। 9, 6, 15, 3, 18, तो 3348 हो गया ये। इसको एवरेज स्पीड जो कि 54 है इससे डिवाइड कर दीजिए। टाइम दोनों कंडीशन का बराबर हो गया। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये 6 बार में जा रहा है। ठीक है, 5 छः के 30, 4 चौक 24, यानी कि 324। उसके बाद 10 बज गया, 108 हुआ, 54 दूना 108, 62 हो गया। तो यहाँ से 1476 बट्टा एक्स को इस तरफ रखेंगे और ये 13 + 13 26 को इस तरफ भेज देंगे। 62 में 26 घट जाएगा, कितना बचेगा? 36। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए आपको 1476 को 36 से डिवाइड करना होगा। तो 36 चौके 144, फिर 36 से का 36 जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 41 आ गया। 41 ही सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार टीन सीट 17 सेंटीमीटर लंबी और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसे इसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करके एक बेलनाकार आकार दिया गया है, जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल तो हम लोग कर चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो है वो आयताकार सीट है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, इसमें चौड़ाई 22 है और लंबाई 17 है, तो ये 17 ले लेते हैं और ये 22 ले लेते हैं। अब इसमें कह रहा है चौड़ाई का अनुदिश रोल करके बेलनाकार आकार दिया गया है, तो ये है आपका चौड़ाई। इसके अनुदिश जब मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेलन का आधार, जो कि होगा एक वृत्ताकार। तो देखिए इसको समझिए, इसको जब बेलन के शेप में मोड़ेंगे तो इस तरह से आपका बेलन का निर्माण होगा। ठीक है, जिसमें ये इसका रेडियस है और आधार इसका कैसा वृत्ताकार है। तो ये मोड़ने से ये जो 22 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है ये क्या बन जाएगा? ये बेलनाकार आधार का परिधि बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से परिधि आपको 22 है, तो यहाँ से रेडियस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो इसका लंबाई है 17, ये इसका क्या बन जाएगा? ऊंचाई बन जाएगा। ठीक है, बेलन का ऊंचाई।
तो ऊंचाई भी पता है और यहाँ से रेडियस भी हम निकाल सकते हैं, तो बेलन का आयतन आराम से निकाल लेंगे। लेकिन आपको ऑप्शन देखना है कि नीचे पाई है सभी में, तो यहाँ से आपको पाई के टर्म में आर का वैल्यू निकालना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, जो कि है 22। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से 2 से काट देंगे इसको 11 बार में, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 11/पाई, और एच तो है ही 17। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। अब आयतन निकालना है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना है 11/पाई, इसका स्क्वायर करना है तो 121/पाई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच जो कि है 17। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए इकाई अंक 7 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे पाई आएगा केवल, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, 36 संख्याओं का औसत 45 है। यदि दो संख्याएं 37 और 53 हटा दी जाती है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो संख्याओं को हटाया जा रहा है उसको आपको एवरेज से कंपेयर करना है। अगर 45 से 37 को देखें तो ये कम है, कितना कम है 8। ठीक है, -8 लिख दिए। अगर 45 से 53 को देखें तो ये अधिक है, कितना अधिक है 8, ये +8 है। तो कुल मिला के जो संख्या जा रहा है, एक संख्या 8 कम है, एक संख्या 8 अधिक है, तो कुल मिला के इसका प्रभाव जो है क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कुल मिला के 0 हो जाएगा इसका प्रभाव। ठीक है, तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 45 ही इसका एवरेज रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 751 रुपया परिवहन पर और 8,481 किराने पर और शेष 715 बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, देखिए अगर वो 30% घर के किराए पर खर्च करता है तो बचा कितना 70%, तो बाकी 70% में ही ये सब होगा, उसका 751 परिवहन पर, ये किराने पर और ये बचत भी ये 70% में ही शामिल होगा। कहने का मतलब क्या है कि इन सब का योगफल 70% का वैल्यू है। तो जोड़ लीजिए सबको, ये कितना है 700, यहाँ 84, 7 91, 7 9800, और यहाँ पर हो गया 8 1 9 5 14 140, तो 99 40 हो गया, 1 5 6 7, तो 99 47 हो गया। ठीक है, 47 47, ये जो है किसका वैल्यू है 70% का। हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसका मासिक वेतन यानी 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो निकाल लेंगे। जीरो तो कटेगा ही, 7 से इसको कटा लेंगे। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में 0 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको चेक करना है तो 14 7 98, 7 दूना 14, 7 1 7, 1421 गुना 10 करेंगे 14,210। आगे बढ़ते, फ्रैक्शन ये है, इसका बहुलक कितना होगा चेक कर लेंगे। 4 कितना बार आया है, 1 2 3 4, 4 है 4 बार। 1 कितना बार है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर 2 बार है। 2 कितना बार है, 1 यहाँ, ठीक है, और कहीं नहीं 1 बार है। 5 कितना बार है, 1 यहाँ पर है 5, 1 यहाँ पर है और कहीं नहीं 2 बार है। तो सबसे अधिक बार 4 है, 4 बार, यही इसका जो है बहुलक हो जाएगा। आगे बढ़ते, 2 बैग और 11 पेन की कुल कीमत 505 रुपया है, जबकि 10 बैग और 10 पेन की कुल कीमत 1310 रुपया है। 8 बैग की कीमत 8 पेन की कीमत से कितनी अधिक है। ठीक है, देखिए इक्वेशन बनाना होगा। यहाँ पर देखेंगे 10 बैग है, 10 पेन है, कुल कीमत 1310 है, तो 0 सब में आया है, 0 आप हटा दीजिए तो क्या हो गया, एक बैग और एक पेन की कीमत 131 रुपया। तो मान लीजिए बैग का बी प्राइस है, पेन का पी है, तो बी प्लस पी कितना आ जाएगा 131 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 बैग है 11 पेन है, तो 2b प्लस 11p बराबर कितना होगा 505। तो यहाँ पर b प्लस पी हमें प्राप्त है, तो यहाँ से क्या करेंगे b प्लस पी बनाने का कोशिश करेंगे। 2b है तो यहाँ से 2p अलग कर लेंगे, ठीक है, और 2 कॉमन ले लेंगे तो b प्लस पी हो जाएगा। और यहाँ से 2p बाहर किया तो बचा कितना यहाँ पर 9p, तो 9p यहाँ पर रहने देते हैं बराबर 505। अब b प्लस पी का ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 131 दुना 262, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 9p बराबर कितना होगा 505 माइनस 262, तो p का वैल्यू कितना होगा, घटा देंगे इसको 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ 243/9, घटाएंगे 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, तो p का वैल्यू आ गया 27 रुपया। अगर p का 27 आया तो यहाँ से b का निकाल सकते हैं, 131 में 27 माइनस करेंगे तो 104 आएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, 8 बैग और 8 पेन का कीमत का अंतर, तो 8b माइनस 8p। ठीक है, तो 8 कॉमन लेंगे b माइनस p, तो b है 104, p है 27, तो 104 में 27 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 27 घटाएंगे तो ये बचेगा आपको 73 4 77,
8 सत्ते 56, इकाई अंक 6 है, ऑप्शन नंबर 1 में है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 8 सत्ते 56 5 61, 616 रुपया। आगे बढ़ते, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस केस में सीपी और एसपी का क्या रेशियो होता है? क्रय मूल्य के साथ कितने पुस्तक है? 16, तो ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि 16 रुपया। और विक्रय मूल्य के साथ 10 पुस्तक है, तो ये 10 जो है क्रय मूल्य में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको गुना करके बराबर करके भी कर सकते हैं। तो 10 का सामान 16 में बेच रहे हैं, 6 का प्रॉफिट है 10 के ऊपर, तो 6/10 कितना? 60%। ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, यदि 3 संख्याओं ए, बी और सी का योगफल 5 है, एक समय पर 2 संख्याओं के गुणनफल का योगफल -2 है और संख्याओं ए, बी, सी का गुणनफल 3 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए, लिखना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योगफल है 5 और एक समय पर 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी एक बार ए बी को गुना करेंगे, एक बार बी सी को, एक बार सी ए को, ये बराबर कितना है? -2। और ए बी सी तीनों का गुणनफल 3 है, यानी ए बी सी बराबर 3 है। अब यहाँ से हमें निकालना है ये, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला आप इसको नोट करके याद रख लें। ठीक है, जब हमें ए प्लस बी प्लस सी और दो का गुना करके योगफल दिया रहे, तब जाके हमें ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, हमें ये निकालना है, तो ये वैल्यू लिख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ कितना आएगा? ए बी सी का वैल्यू 3 है, तो 3 3 9 आ गया, बराबर ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 5 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ पर ये दिया है -2 गुना -3 प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर दे दीजिए प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा? 25 6 31 पंचे 155। ठीक है, और ये 9 माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा 9, तो 55 9 64, 164 जो है इस सवाल का आंसर है, ये इसका वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, मोहन ने एक दुकान से 1120 रुपये प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 900 रुपये प्रति किताब की दर से 48 किताब खरीदी। ठीक है, उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत चुकाई? तो ये जो किताब है इसका रेशियो ले लीजिए, 51 और 48 का रेशियो क्या आ जाएगा? 3 से कट रहा है, ये 17 आएगा और यहाँ पर 16 आएगा। ठीक है, पहला जो है पार्ट का किताब का प्राइस क्या है? 1120 लिख देंगे। दूसरा का है 900। ठीक है, यहाँ पर तो दूसरा का 900। हमें निकालना ओवरऑल इसका एवरेज क्या है, तो उसके लिए छोटा वाला को एवरेज मान लेंगे 900 रुपया। उसके बाद इससे देखेंगे कि ये कितना अधिक है, ये 220 अधिक है, तो इसमें जोड़ देंगे 220, लेकिन इसका क्वांटिटी कितना? 17 है, तो 17 से गुना भी करेंगे। उसके बाद ये जो आया है इसको टोटल में बांट देंगे, तो 16 + 17 यानी कि 33 में। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 11 तिया 11 से 20 बार में 3 से काट देंगे, इसको पॉइंट में आएगा, 3 छा के 18 नहीं जाएगा, 3 5 15 और 3 छा के 18, उसके बाद 6 आते रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट के लिए यहाँ से आप 0 हटा दीजिए, तो 900 प्लस का ये 56 दूना 112, कुल मिला के 1012 जो है, इससे थोड़ा सा अधिक हम लोग आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 में है, ये इसका 1013 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? ठीक है, देखिए अनुपात एक तरह का फ्रैक्शन ही होता है, इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसमें बड़ा अनुपात आपको खोजना तो उसके लिए अंश मैक्सिमम होना चाहिए और हर जो है वो मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए आपको ऑप्शन में देखना होगा कंपेयर करके। पहला ऑप्शन देखें तो 30 से 49 है, तो अंश के तुलना में हर जो है वो 2 गुना से कम है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अंश के तुलना में हर जो है वो 2 गुना से ज़्यादा है। ठीक है, हर को हमें मिनिमम रखना, तो यहाँ ज़्यादा हो गया, ये छोटा पड़ जाएगा। यहाँ देखिए 2 गुना के बराबर है, ये भी छोटा हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 गुना से ज़्यादा है, ये भी छोटा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जो 2 गुना से कम है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत ऊंचाई क्रमशः ये है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल सिंपल सा आधार गुना ऊंचाई कर देंगे, 7 या 21 का अंक 1 आ रहा है दो ऑप्शन में। ठीक है, तो गुना करना होगा, कितना हो जाएगा? 7 या 21 2, 9 या 27 2 29। ठीक है, और 7 चौके 28 बचा 2, 9 चौके 36 2 38।
1 9 8 17 और 2 10 1 11 3 1 4 41 71 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते। एक व्यक्ति को प्रति माह इतना रुपया वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 35% बचाता है, उसका प्रति माह व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए वो 35% बचाता है तो खर्च कितना करता है, 100 में से 35 माइनस करेंगे तो 65%। टोटल वेतन दिया है तो उसका 65% निकाल देंगे, यानी कि 5140 का 65, जिसको आप 13/20 बोल सकते हैं। जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 25 7 257, 7 या 21, इकाई अंक 1 है, सब में है, और 7 5 12 2 14। ठीक है, गुना कर लेते हैं, 13 7 91 बचा 9, 13 5 65 9 74 57, लास्ट में 41 आ रहा है, यहाँ पर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसको सरल करना है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, ऊपर है 7 का स्क्वायर, ठीक है, गुना 7 का क्यूब, नीचे 49 का वर्गमूल 7 आएगा, गुना ये 2401 का वर्गमूल क्या आएगा, 49। ठीक है, 49 का स्क्वायर होता है 2401, 49 को आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर गुना 7, 7 का क्यूब से 7 का क्यूब काट देंगे, 7 का स्क्वायर, जो कि आप 50 लिख सकते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, यदि द्विघात समीकरण ये के दोनों मूल एक अन्य समीकरण ये के भी मूल है, यानी दोनों के मूल क्या है, सार्व है, कॉमन है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये समीकरण है, इसको आप उठा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अगर मूल सार्व हैं तो इन्हीं के गुणज में होते हैं वो समीकरण। अगर आप इसको दोनों तरफ 5 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5x² प्लस 15x प्लस का 5 दूना 10 बराबर 0। तो इसका जो मूल होगा और इसका जो मूल होगा वो दोनों मूल क्या होगा, कॉमन होगा, यानी एक ही मूल दोनों का होगा। तो इस तरह से इसे आप याद रखें कि ये जो है क्या होता है, इसका गुणज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते, जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 186 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर साधारण ब्याज देखें 10% की दर से 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 30%। ठीक है, और 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 33.1%। आप इसे याद रखें, 10% का जो सक्सेसिव रेट होता है 2 साल का होता है कितना, 21%, 3 साल का 33.1% और 4 साल का 46.41%। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह के आप किसी भी रेट को 2 साल 3 साल को बना करके उसको आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना का है, 3.1% का, जबकि एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 186 रुपये का। हमें निकालना मूलधन यानी 100% का वैल्यू, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, पॉइंट हटा के 0 लगा दीजिए। 31 से ये जा रहा है 6 बार में, तो 60 गुना हो गया, तो 100 का भी 60 गुना करेंगे तो 6000 इसका मूलधन आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, इसका माध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए और बी 2 नंबर रहता है तो इसका माध्य अनुपाती रूट अंडर ए गुना बी हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप रूट के अंदर ले लीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए, यही इसका माध्य अनुपाती होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इतना तो सिंप्लीफाई करके आएगा नहीं, और यहाँ पर अगर देखें तो 54√5 है, यहाँ पर 50√5 है। रूट वाला आप देख सकते हैं, नहीं तो ये पूर्णांक भी देख सकते हैं, तो रूट वाला हम लोग देख लेते हैं, हमेशा देखते हैं। तो इसको जब इससे गुना करेंगे तो 8 दाई 80√5 आएगा, और 13 को जब इसमें गुना करेंगे तो रूट के साथ आएगा, 13 दूना 26√5 माइनस में जब घटाएंगे तो 54√5 आपको मिलेगा। ठीक है, तो 54√5 के साथ यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक अलमारी का अंकित मूल्य 668 रुपया है, जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 7 है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य मान लेंगे हम लोग 100, तो इसका अंकित मूल्य क्या बनेगा, 100 से 22 अधिक 122, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या बनेगा, देखिए लाभ है 7%, लाभ किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, तो 100 में 7% जोड़ेंगे तो 107। अब डिस्काउंट निकालना हमें, तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, यानी 122 का सामान आप 107 में सेल कर रहे हैं, तो 15 का डिस्काउंट दे रहे हैं किसके ऊपर, 122 के ऊपर। ये कितना परसेंट है वो आपको निकालना है। देखिए इसको डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए 122 से इसका अगर 10% निकालें तो कितना आएगा, 12.2, और यहाँ पर 15 है, तो 10% से ज़्यादा ही आंसर होगा, कम वाला हटा दीजिए। 2 ऑप्शन आपके पास, अगर इसका 2% निकालें तो कितना आएगा,
1% 1.22, तो ये आ जाएगा 2.44। ठीक है, तो 10 2 12% हो गया। तो 12% अगर हम लोग देखें तो कितना आ रहा है, 14.64। तो 12% 15 से कम है, तो इसका मतलब 12% से ज़्यादा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। आगे बढ़ता हूँ। यदि 8 अंकीय संख्या यह है 9 से विभाज्य, तो पी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 9 से विभाज्य तो इसके अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो आप यहाँ से 9 जहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ से 9 हटा दीजिए, तो यहाँ है 9, 9 हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 2 6, 3 9 हटा देंगे, बचा क्या 5 1 6 और पी। तो 6 प्लस पी, अगर ये 9 का 9 से डिविजिबल होगा तो पी का क्या वैल्यू होगा, पी का वैल्यू 3 होना चाहिए। ठीक है, तब जाके 6 3 9 होगा और 9 से ये कट जाएगा, तो पी बराबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी प्रारंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा सवाल। मान लेते हैं पहला टंकी ए है जो 18 घंटे में भरता है और दूसरा टंकी बी है जो इसको 24 घंटे में खाली करता है। तो टोटल कैपेसिटी टंकी का कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम 72, 18 चौके 24 दिया। तो दूसरा पाइप जो है खाली करने वाला है, इसको माइनस में लिखेंगे। अब भरना है टंकी का 3/4, टोटल है 72, इसका 3/4 निकाल लीजिए। 4 से 18 बार में 18 से 54 यूनिट भरना है। किसको भरना है, दोनों को एक साथ। दोनों जब एक साथ चलेगा तो ए 4 भरेगा, बी 3 खाली करेगा, कुल मिला के 4 - 3 1 यूनिट भराएगा। तो 1 से 54 को डिवाइड करेंगे तो 54 घंटा ही आएगा आंसर। आगे बढ़ते। ए बी सी और एक्स वाई जेड दो सर्वांगसम त्रिभुज है जिनमें ये कोण का रेशियो दिया है। तो पूछ रहा है कोण एक्स और जेड का योग कितना है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जब रेशियो में देखें तो 4 2 6 4 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का कितना, 1 यूनिट का आ जाएगा आपको 18 डिग्री। ठीक है, अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण कौन सा, ए का संगत एक्स है, बी का संगत वाई है और सी का संगत जेड है। तो एक्स और जेड निकालना है, तो एक्स का संगत ए है, जेड का संगत सी है। तो ए और सी कितना है, 2 + 4 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 18 छाके 108 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते। एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और तल का होल 10 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों खुले हो तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं जो नल भर रहा है उसका नाम ए है और जो होल है उसका नाम बी है। तो ए 8 घंटे में भरता है, बी जो है इसको 10 घंटे में खाली करता है। टंकी का टोटल कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम 40 हो जाएगा। 8 पंचे 10 चौके 40। ये जो है होल खाली करने वाला, इसको माइनस में लिख देंगे। अब दोनों को एक साथ चलना है, पूरा भरना है, तो कितना टाइम लगेगा। देखिए दोनों जब एक साथ चलेगा तो ये 5 भरेगा और ये जो है 4 खाली करेगा, तो 1 यूनिट भराएगा। तो 1 से इसको डिवाइड कर दिए तो 40 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते। उस घन का आयतन कितना है जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 42 मीटर है। घन का कोर ही घन का भुजा होता है। अगर ए आपको 42 है तो घन का आयतन यानी ए क्यूब कितना होगा, 42 का क्यूब। ठीक है, जब 42 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक देख लेंगे, 2 का क्यूब 8 आएगा। 8 के साथ इकाई अंक ये वाला ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। यदि साइन 5a बराबर कॉस ये है, जहाँ पाई वे एक न्यूनकोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ साइन और कॉस बराबर है तो इनके एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दोनों को जोड़ के 90 के बराबर कर देंगे। 5a + a 6 हो जाएगा और माइनस का 42 बराबर 90। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना होगा, ये 42 जाके जुट जाएगा 132/6। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 22 आ गया ए का वैल्यू, यही पूछ रहा था। आगे बढ़ते। इसका मान ज्ञात करना, तो छोटी कोष्टक यहाँ पर है, पहले इसका क्रिया कर लेंगे। तो 30 या 90 हो गया, माइनस है तो 30 में 90 घटाएंगे, माइनस का 60 आएगा। आगे माइनस है तो दोनों जुट जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा। फिर आगे माइनस है, 30 में 90 घटाएंगे, माइनस का 60 आएगा। फिर आगे माइनस है, दोनों जुट जाएगा, 30 और 60 90 हो जाएगा, प्लस में ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते। एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 3,417 रुपया थी तो उसका लाभ कितना होगा। ठीक है,
तो मान लेते हैं वो जो सामान बेच रहा है उसका कुल क्रय मूल्य 100 यूनिट है, तो उस पर 34 यूनिट का उसको प्रॉफिट का उम्मीद है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 प्लस 34 134 यूनिट, जबकि यहाँ पर कितना है 3417। तो ये जो है 3417 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है लाभ, लाभ कितना का था 34 यूनिट का, तो 34 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दीजिए। उसके लिए ये 3417 को 134 से डिवाइड करना होगा और 34 से गुना करना होगा, ठीक है। तो काटेंगे 2 से 17 बार में, 2 से ये 67, ठीक है, 67 से इसको काटेंगे। 6 पंचे 30, 7 पचे 35, 5 बार में जाएगा, 6 बचा, 67 एक बार में गया, तो 7 इक्का 7 इकाई 7 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि किसी डेटा सेट का बहुलक उसके माध्य से इतना अधिक है तो बहुलक माध्यिका से डैश अधिक होगा। इसमें मूलानुपाती सूत्र यानी इंपेरिकल रिलेशन का उपयोग करना है। तो क्या होता है इंपेरिकल रिलेशन, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो यहाँ पर बहुलक माध्य और माध्यिका को आप कुछ मान लीजिए ताकि आपको लिखना नहीं पड़े बहुलक माध्य माध्यिका बार बार, ठीक है, आसानी होगा आपको। तो मान लेते हैं बहुलक x है और माध्यिका y है, तो माध्य जो है वो z है। तो क्या बनेगा, बहुलक बराबर यानी x बराबर 3 गुना माध्यिका, तो 3y हो जाएगा माइनस 2z। अब इसमें क्या करें कि बहुलक माध्य से इतना अधिक है, यानी बहुलक और माध्य का अंतर है। तो बहुलक तो x है, उसमें माध्य आप माइनस कर दीजिए यानी कि z दोनों तरफ। जब z दोनों तरफ माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ x माइनस जेड, जो कि दोनों का अंतर यहाँ दिया है 37.8 लिख देंगे, बराबर इस तरफ क्या बनेगा 3y है, इधर 2z माइनस जेड 3z हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा y माइनस जेड। 3 से इसको काट देंगे, 3 का 3, इधर 26 यानी 12.6। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर y माइनस जेड कितना आ गया है 12.6। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बहुलक और माध्यिका का अंतर। बहुलक क्या है, अगर इसमें हम लोग माध्यिका माइनस कर दें, माध्यिका क्या था y, y इसमें दोनों तरफ क्या करिए आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं, आपको बस समझना है, अगर x माइनस वाई कर दें और यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए इसमें जब y माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 3y, उसमें y माइनस होगा तो 2y, और यहाँ पर है 2z, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा y माइनस जेड। और y माइनस जेड का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू 12.6, कुल मिला के ये हो जाएगा 25.2, ठीक है। यानी बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना है 25.2। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, 3 संख्याएं इस अनुपात में है, उनका एलसीएम ये है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए रेशियो है संख्या का, अगर से रेशियो में हम लोग एलसीएम निकाले तो कितना आएगा, तीनों को गुना कर दीजिए तो 10 यूनिट, जबकि एक्चुअल में एलसीएम कितना है 538 पर 1 जोड़ यानी कि 5380। एचसीएफ निकालना है, रेशियो में अगर एचसीएफ निकाले तो 1 आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। आप देख रहे हैं कि 0 0 कट जाएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 538 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, इसका तृतीय अनुपाती निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, ए और बी का तृतीय अनुपाती निकालना होगा तो बी स्क्वायर बटा ए करेंगे, ठीक है। तो बी हमारा ये है, तो इसका स्क्वायर 18xy गुना 18xy और नीचे ये 6x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से 2x ऊपर काट देते हैं, 6 से ये 3 बार में, तो यहाँ से 3y और यहाँ से 18y, तो कुल मिला के 18 या 54y स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए 16,000 की राशि उधार ली। यदि उसने x% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 का भुगतान किया तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 2 वर्ष का टाइम है और 2 वर्ष में इन्होंने 4,000 का भुगतान किया है, तो 1 वर्ष में कितना किया 2,000 रुपया, तो 2 वर्ष में 4,000 तो 1 वर्ष में 2,000, तो ये देख लेंगे 2,000 मूलधन का कितना परसेंट है, वही ब्याज का दर होगा, तो इसको निकाल लेंगे 16,000 पर, तो 2 अट्ठे 16 यानी 1/18 कितना होता है 12.5%। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।